जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं गुप्त उत्तर काल के बारे में, जिसको वर्धन काल या वर्धन वंश के भी नाम से जाना जाता है। जो गुप्त काल के बाद भारत में शासन स्थापित किए उन्हीं को हालांकि वर्धन वंश या वर्धन काल के बारे में जाना जाता है। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत ही शॉर्ट टाइम में हम लोग ये वीडियो कवर करेंगे। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश, उसी को वर्धन वंश के नाम से भी जाना जाता था। इसकी स्थापना करने का श्रेय जाता है पुष्यभूति वर्धन को। पुष्यभूति वर्धन ने अपने ही नाम पे इस वंश की स्थापना की हुई थी। ओके, तो इसी के नाम से ये रिलेटेड है, तो आसानी से ये याद भी हो जाएगा। अब बात करते हैं कदम राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मयूर शर्मन के द्वारा। कदम वंश या कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई थी। कहाँ बनाई थी उसने अपनी राजधानी? तो उसकी राजधानी जो थी कदम वंश की वो थी वनवासी। इसी को वैजयंती के नाम से भी जाना जाता है। वैजयंती या वनवासी किसकी राजधानी थी? तो कदम वंश की। और कदम वंश के संस्थापक जो थे वो थे मयूर शर्मन। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो बौद्ध राजा जो हालांकि वर्धन वंश से ही संबंधित था, ठीक है, वो एक महान विद्वान भी हुआ करता था और लेखक भी हुआ करता था। वो था हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने ही हालांकि ये बहुत सारी किताबें भी लिखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए इसको एक लेखक के तौर पे भी जाना जाता है। हालांकि ये संस्कृत का महान ज्ञाता भी हुआ करता था, ठीक है, तो हो जाता है हर्षवर्धन। अब बात करते हैं हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित जो हर्षवर्धन की जीवनी हुआ करती, हर्षवर्धन की जीवनी पे आधारित ये किताब है हर्षचरित। इसकी रचना बाणभट्ट के द्वारा की गई थी। बाणभट्ट, ऑप्शन बी सही हो जाता है। ओके, हर्षचरित के लेखक जो हैं वो बाणभट्ट हो जाते हैं। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया हुआ था? ये बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी तीर्थयात्री भारत आया हुआ था? तो चीन का वो शासक जो था, सॉरी, यात्री जो था वो था वेनसांग। वेनसांग जो था वो चीन से भारत के लिए आया हुआ था और हर्षवर्धन के शासन काल के दौरान भारत में रहा और भारत के बहुत सारे जगहों पे भ्रमण किया और भारत के बारे में अपनी एक किताब जिसका नाम है सी यू की, जिसमें भारत के बारे में पूरा वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। तो हर्षवर्धन के समय में वह कौन चीनी यात्री था जिसने भारत आया था? तो वो था वेनसांग। वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया हुआ था। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किसने किया था बउआ? तो इसको पराजित करने वाला जो था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम, ठीक है। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? हालांकि जब देखिएगा वर्धन वंश, उत्तर भारत में तो वर्धन वंश का शासन हुआ करता था, वहीं दक्षिण भारत में चालुक्य वंश का शासन हुआ करता था। तो ये पुलकेशिन द्वितीय जो था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भी अपना राज्य स्थापित करना चाहता था। तो इसको लेके नरसिंह वर्मन और पुलकेशिन द्वितीय दोनों के बीच में युद्ध होता है और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की हार हो जाती है और नरसिंह वर्मन विजयी हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाता है। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता था? तो अशोक मौर्य वंश का तीसरा शासक, ठीक है, अशोक। अशोक का ही एक रूप माना जाता है किनको? तो वो हो जाते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा गया था। ये वर्धन वंश के अंतिम शासक हुआ करते थे हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट जो थे वो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ पे मिलती है? ओके, तो ये मिलती है ऐहोल अभिलेख में। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय इन दोनों के बीच युद्ध हुआ था। उस युद्ध में हर्षवर्धन की हार हो जाती है। हर्षवर्धन को पहली बार किसी ने हराया था, वो था पुलकेशिन द्वितीय। और पुलकेशिन द्वितीय से हार जो हुई थी हर्षवर्धन की, उसकी जानकारी जो मिलती है वो ऐहोल अभिलेख में मिलती है। ऐहोल अभिलेख में प्रतापशील हूण हरिण केसरी या महाराजा धीराज की उपाधि निम्न में से किसकी थी?
ये उपाधि किसको दिया गया था? ये तीनों के तीनों उपाधि प्रभाकर वर्धन को मिला हुआ था। प्रभाकर वर्धन को प्रतापशील, हूढ़ हरिणकेसरी या महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त थी। ये थे प्रभाकर वर्धन, वर्धन वंश के ही थे प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की हुई थी? तो जो हर्षवर्धन थे उन्होंने वर्धन वंश की राजधानी जो पहले कन्नौज हुआ करती थी, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, उसको स्थानांतरित करके ये कहाँ पे लेके जाते हैं? सॉरी, थानेश्वर जो पहले हरियाणा में हुआ करता था, वो स्थानांतरित करके कन्नौज लेके चले जाते। कन्नौज जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ऑप्शन सी। तो सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो कन्नौज स्थानांतरित किया था। सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा जाता है? सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा जाता है? ये हर्षवर्धन को ही सकलोत्तरापथ कहा जाता है। सकलोत्तरापथ नाथ किसे कहा जाता है? हर्षवर्धन को। ओके, अब बात करते हैं वेनसांग ने किसे शिलादित्य कहा था? तो वेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हर्षवर्धन को ही शिलादित्य कहा था किसने? तो वेनसांग ने। वेनसांग। गुप्त वंश के न्यास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? ओके, गुप्त वंश का जब अंत हो गया उसके पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया था? तो ये हर्षवर्धन ने किया था। हर्षवर्धन ने ही किया था। अब बात करते हैं बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन? हर्षवर्धन को हर्ष के नाम से भी जाना जाता था, तो हर्ष के समकालीन कौन हुआ करता था बंगाल का शासक? वो था शशांक। शशांक बंगाल का शासक हुआ करता था, जिसने हर्षवर्धन के बड़े भाई की हत्या भी हालांकि उसने कर दी थी। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को पराजित किया था? हर्षवर्धन को परास्त पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किस नदी पे किया गया था? तो ये नदी था नर्मदा। जो पुलकेशिन द्वितीय था, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय था, उसका शासन दक्षिण भारत में हुआ करता था और हर्षवर्धन का शासन उत्तर भारत में हुआ करता था। तो पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रस्थान किया था अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए, तो उसको हर्षवर्धन ने नर्मदा नदी पे रोक दिया। नर्मदा नदी के किनारे हर्षवर्धन ने पुलकेशिन द्वितीय को रोक लिया और वहीं पे दोनों के बीच युद्ध होती है, पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच, जिसमें पुलकेशिन द्वितीय की जीत हो जाती है और हर्षवर्धन की हार हो जाती है। वो युद्ध कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी पे। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन हुआ करता था? तो वो हुआ करता था कन्नौज। ओके, कन्नौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी थी? तो हर्ष की जीवनी, हर्ष चरित को किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने। हर्ष की जीवनी कौन है? तो हर्षचरित। हर्षचरित जिसको किसने लिखा था? हर्षचरित को किसने लिखा था? तो ये लिखा था बाणभट्ट ने। अब बात करते हैं हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो वो किया करते थे प्रयागराज में, वर्तमान में जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। ठीक है, तो ऐसा कहा गया है, हालांकि इतिहास में दर्ज है कि जो कुंभ मेला आज के डेट में लगाया जाता है, कुंभ मेला लगाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है हर्षवर्धन को। ठीक है, तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करते थे? तो प्रयाग में किया करते थे, प्रयागराज। हर्षवर्धन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? तो ये थानेश्वर के बारे में पूछ रहा है। तो थानेश्वर किस प्रदेश में? थानेश्वर हरियाणा में है। ओके, ऑप्शन बी सही हो जाता है, थानेश्वर जो हरियाणा में है। बाद में ये हर्षवर्धन के द्वारा जो राजधानी थानेश्वर थी वहां से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया जाता है, लेकिन वर्धन वंश की जो प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी वो थानेश्वर हुआ करती थी, जो वर्तमान में हरियाणा राज्य में पड़ता है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन की बहन जिसका नाम था राज्यश्री, उसका विवाह किसके साथ हुआ था? तो हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से। मौखरी नरेश
ग्रह वर्मा से पुलकेशिन द्वितीय सॉरी हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या शशांक के द्वारा कर दी गई थी। शशांक जो बंगाल का शासक हुआ करता था, गौड़ नरेश शशांक, इसने हर्षवर्धन के बड़े भैया की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं, हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो हर्ष के द्वारा हर्ष संवत की हर्ष संवत प्रारंभ की गई थी 606 ईस्वी में। ये पूछता है, ये डेट याद रखिएगा। हर्ष संवत कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 606 ईस्वी में। ये किस उपलक्ष्य में प्रारंभ किया गया था? तो उसका राज्याभिषेक जो हुआ था राज्यारोह पर, ठीक है, हर्षवर्धन का राज्याभिषेक जब हुआ था तो उसी के उपलक्ष्य में इसने हर्ष संवत को प्रारंभ किया था 606 ईस्वी में। अब बात करते हैं, कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले जाने का श्रेय किसको प्राप्त है? ये हर्षवर्धन को ही प्राप्त है। इसी ने ही राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लेके गया। कन्नौज किस प्रदेश में पड़ता है? तो भैया कन्नौज जो पड़ता है वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कन्नौज उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और थानेश्वर जो पड़ता है, जो वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का प्रारंभिक राजधानी हुआ करती थी, वो हरियाणा में पड़ता था। लेकिन कन्नौज कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर थी। जब वेनसांग भारत की यात्रा पे आया था तो भारत के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण किया और अलग अलग जगहों के बारे में अपने पुस्तक CUP में वर्णन किया हुआ है। और उसी में बताया गया है वेनसांग के द्वारा कि जो सूती कपड़ों का उत्पादन सबसे प्रसिद्ध नगर था वो कौन था? तो मथुरा था। उस समय मथुरा में सूती कपड़ा बहुत अधिक मात्रा में और उच्च क्वालिटी के उत्पादित किए जाते थे। कवि बाणभट्ट निवासी था। कवि बाणभट्ट कहाँ का निवासी था? तो वो थानेश्वर का ही निवासी हुआ करता। कवि बाणभट्ट थानेश्वर की निवासी हुआ करता था। नागानंद का रचनाकार कौन थे? तो नागानंद के रचनाकार थे, वो थे हर्षवर्धन। जो संस्कृत भाषा में ये पुस्तक लिखी गई, रत्नावली हो गया, नागानंद हो गया, ये सारा पुस्तक किनकी है? तो हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई ये पुस्तक है। हर्षवर्धन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अब बात करते हैं, सम्राट हर्षवर्धन 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो जो हर्षवर्धन था वो अपने जीवन काल में 2 सम्मेलन किया हुआ था, 2 धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया हुआ था। एक तो प्रयागराज जहाँ कुंभ मेला लगता है वहां पे, और एक कन्नौज में किया गया था जहां पे उसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके ले गया था। ठीक है, कन्नौज और प्रयागराज, इन दोनों जगहों पे क्या हुआ था? तो धार्मिक सम्मेलन किया गया था हर्षवर्धन के द्वारा। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों किसकी नाटककार है? ये किसके नाटककार हैं? तो ये हर्षवर्धन के हैं। तीनों के तीनों पुस्तक या नाटक किसके हैं? तो हर्षवर्धन के द्वारा ही रचित ये नाटक हैं। अब बात करें, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया था? तो गुर्जर प्रतिहार वंश का नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो इसको किसने पराजित किया था? इन्होंने ही पराजित किया था। किसने? तो हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन ने ही गुर्जरों को पराजित किया था। आज भी भारत में वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो वेनसांग जो चीनी यात्री हुआ करता था, जो भारत भ्रमण पे आया हुआ था और भारत के अलग अलग जगहों पे घूम के भ्रमण किया और हर्षवर्धन के दरबार में कई सालों तक रहा। तो उसको आज भी भारतीय इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसकी एक किताब है जिसका नाम है CUP में विस्तार से भारत के बारे में वर्णन दिया गया है, जो आज भी इतिहासकार और इतिहास के नए नए स्रोत उस किताब से ढूंढते रहते हैं, इसलिए उसको याद किया जाता है। तो CUP की रचना के कारण, किस कारण? तो CUP, ये कई बार पूछता है कि CUP किसकी रचना है? ये वेनसांग की ही रचना है। अब बात करते हैं हर्षवर्धन के विजयी जीवन में
एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासन हुआ करता था? पुलकेशिन द्वितीय, जिसने मात्र और मात्र वही एक शासक हुआ करता था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। याद कीजिए, नर्मदा नदी के किनारे, है ना। तो ये कहाँ का शासक हुआ करता था? तो ये हुआ करता था बादामी। देखिए, चालुक्य वंश, चालुक्य शासक के बारे में हम जब पढ़ रहे थे, चालुक्य शासक, चालुक्य के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने बताया था चालुक्यों की 3 शाखाएं हुआ करती थी। दक्षिण भारत में चालुक्यों की 3 शाखाएं हुआ करती थी। उसी में से एक शाखा हुआ करता था बादामी, एक हुआ करता था कल्याणी और एक हुआ करता था बेग्गी। तो जो बादामी या बतापी हुआ करता था, ठीक है, जो बादामी या बतापी शाखा हुआ करता था, तो उस शाखा के ये शासक हुआ करते थे पुलकेशिन द्वितीय। तो उसके अनुसार ऑप्शन ए सही हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह, हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया था। हर्षवर्धन की एक पुत्री थी जिसका नाम क्या था? वल्लभी था। उसका विवाह किससे किया था? तो वल्लभी का विवाह जो किया था, वही तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी, वल्लभी नरेश का नाम था। उस वल्लभी नरेश का जो नाम हुआ करता था वो थे ध्रुवसेन, यानी कि ध्रुवसेन द्वितीय से ही हर्षवर्धन ने अपनी पुत्र की वल्लभी का विवाह किया हुआ था, जो एक हर्षवर्धन की कूटनीतिक जीत बताई जाती है, कूटनीतिक जीत बताई जाती है। अब बात करते हैं चीनी, किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार, देखिएगा, वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो इसने दुनिया के बहुत सारे देशों में भ्रमण किया हुआ था। मतलब सबसे ज्यादा आज तक जितने भी यात्री हुए उन सब में सबसे ज्यादा भ्रमण करने वाला यात्री यही था। कौन? तो वेनसांग, ठीक है। इसलिए इसे वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों का राजकुमार कहा गया। किसको? तो वेनसांग को। ऑप्शन बी सही है। वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा था? तो 14 से 15 साल तक रहा था, ठीक है, 14 से 15 साल। 629 ईस्वी में उसने चीन से भारत के लिए यात्रा प्रारंभ किया था, लगभग 30 में पहुंचा था और 44 में यहाँ से चला गया था। तो वही 14 से 15 सालों तक इसने भारत में रहा था। अब बात करते हैं कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जो आज के डेट में, आज इसी साल तो लगा था कुंभ प्रयागराज में, उसको प्रारंभ करने का श्रेय जो दिया जाता है वो हर्षवर्धन को दिया जाता है। याद कीजिए, हर्षवर्धन ने 2 जगहों पे धार्मिक सम्मेलन कराया हुआ, एक था प्रयागराज और एक था कन्नौज, और आज के डेट में यहाँ पे क्या लगता है? तो कुंभ मेला लगता है। अब बात करते हैं नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका। किसके अग्रगमन को रोका? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय दक्षिण भारत का शासक हुआ करता था, जो अपने साम्राज्य का विस्तार उत्तर भारत में भी करना चाहता था, जिसके लिए ये सेना को लेके उत्तर भारत के लिए प्रस्थान किया। और जैसे ही नर्मदा नदी के पास पहुंचा तो वहां पे हर्षवर्धन के द्वारा पुलकेशिन द्वितीय को रोक लिया गया और वहीं पे दोनों के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में हालांकि हर्षवर्धन की हार हो गई थी। तो ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्षवर्धन के द्वारा दक्षिण भारत से आगे बढ़ते हुए सम्राट को किसने रोक दिया था? मतलब वो सम्राट कौन थे जिसको हर्षवर्धन ने रोका था? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दिए थे? यानी 100 ग्राम से जितने भी आय प्राप्त होगा, कर प्राप्त होगा, उस सारे कर को नालंदा विश्वविद्यालय को दान किसने किया था? करने का एक तरह से किसने किया था? तो वो थे हर्षवर्धन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वो हर्षवर्धन हो जाते हैं। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं रखते थे? हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित कौन नहीं थे? तो यहाँ पे देखिए, तो बाणभट्ट जो हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे, भर्तृहरि ये भी रहते थे, मयूर ये भी रहते थे, ये तीनों के तीनों हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। लेकिन जो कालिदास थे, तो ये कालिदास किसके दरबार में रहते थे? तो ये चंद्रगुप्त के दरबार में रहते थे,
चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके दरबार में रहते थे कालिदास। ओके, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था, तो कालिदास का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से था। अब बात करते हैं किसका कथन है, भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, और भारतीय जो होते हैं वह स्वच्छता प्रेमी हैं। ये किसने कहा था, तो वेनसांग के द्वारा अपनी पुस्तक सीयूकी में कहा गया है। ओके, वेनसांग के द्वारा। अब बात करते हैं दक्षिण भारत के संदर्भ में एरी पत्ती का अर्थ क्या होता है। तो दक्षिण भारत के संबंध में एरी पत्ती, इसका अर्थ क्या होता है, तो एरी पत्ती का अर्थ होता है जलाशय की भूमि। जलाशय की भूमि को ही एरी पत्ती कहा जाता था। अब बात करते हैं हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी। तो हर्ष के काल में कितना भू राजस्व वसूला जाता था, तो ऑप्शन बी 1/6 से लेके 1/10 तक भू राजस्व वसूला जाता था। मौखरी शासकों की राजधानी कहाँ थी, तो मौखरी शासकों की राजधानी जो थी वो थी कन्नौज में। मौखरी शासकों की जो राजधानी थी वो थी कन्नौज। अब बात करते हैं सीयूकी नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा हुआ है। तो सीयूकी किसकी किताब है, वेनसांग की किताब है सीयूकी, और इसी के यात्रा के बारे में इसमें पूरा वर्णन है। ओके, तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।